नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। जल जीवन मिशन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाने की जरूरत। संसदीय समिति ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान मॉडल की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक प्रकाशित किया। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। इसी के साथ मानसून सत्र समाप्त हुआ। इसरो के जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 का प्रक्षेपण विफल हो गया है। और अब समाचार विस्तार से। जल जीवन मिशन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यान्वयन में अभी और तेजी लाने की जरूरत है। एक हालिया अध्ययन से ये पता चला है कि देश के गांवों के कुल 78 मिलियन घरों में पाइप से जलापूर्ति की सुविधा है, लेकिन ये बिना नल की जलापूर्ति व्यवस्था है। इसके अलावा गाँव में 34 मिलियन घर ऐसे हैं जिनमें पाइप से जलापूर्ति की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। इस मिशन में पिछड़ रहे राज्यों में शामिल है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हालांकि तेलंगाना 100%, हरियाणा, बिहार और पंजाब जैसे राज्य 80% से अधिक परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ये मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के अंतर्गत नियमित आधार पर IS मानक BIS 10,500 की निर्धारित गुणवत्ता आधारित न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों आदि को कार्यात्मक नल कनेक्शन उपलब्ध कराना भी शामिल है। वित्त पोषण के साझा प्रारूप की बात की जाए तो हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90 और 10 के अनुपात में, अन्य राज्यों के लिए 50-50 के अनुपात में और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन की घोषणा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की अत्यधिक विफलता की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक वर्ष बाद की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था। अगली खबर पेपर 2 से। संसदीय समिति ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान मॉडल की प्रशंसा की। हाल ही में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अत्याचार और अपराध पर संसद की स्थायी समिति की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई। इस समिति ने राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की गई हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए कई विभागों को आपस में जोड़ने और सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने जैसी पहलों की सराहना की। इस रिपोर्ट में महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई कुछ पहलों को रेखांकित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई पहले हैं लैंगिक अपराधों के लिए जांच निगरानी प्रणाली। ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार लैंगिक अपराधों में पुलिस जांच की निगरानी और पर्यवेक्षण करने के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण है। लैंगिक अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस निर्मित किया गया है। आपराधिक मामलों के निपटान में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए स्थगन चेतावनी मॉड्यूल जारी किया गया है। जघन्य अपराधों और अंतर्राज्यीय अपराधों के मामलों में समन्वय से संबंधित अन्य मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना की गई है। मोडस ऑपरेंडी यानी कार्यप्रणाली के मॉड्यूल को देश भर के जांच अधिकारियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा आपात प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली लागू की गई है। ये अखिल भारतीय एकल तथा कई आपात स्थितियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर 112 है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना शुरू की गई है। इसके अलावा महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के तहत शामिल है वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना और महिला हेल्पलाइन। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2021 प्रकाशित किया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा ये सूचकांक तैयार किया गया है। सूचकांक आधारित ये रिपोर्ट भारतीय राज्यों में आयु में वृद्धि के क्षेत्रीय प्रारूप की पहचान करने के साथ साथ देश में आयु बढ़ने की समग्र स्थिति का भी आकलन करती है। एक साधन के रूप में इस सूचकांक का
उपयोग करते हुए राज्य सरकारें और हितधारक उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं जिन पर उन्हें अपनी बुजुर्ग पीढ़ी को एक सुविधापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसकी आकलन विधि में सूचकांक की संरचना में 4 स्तंभ हैं। एक है वित्तीय कल्याण, दूसरा है सामाजिक कल्याण, तीसरा है स्वास्थ्य प्रणाली और चौथा है आय सुरक्षा। राज्यों के बीच उचित तुलना स्थापित करने के लिए वृद्ध आबादी वाले राज्यों, इनमें ऐसे राज्य शामिल किए गए हैं जहां 5 मिलियन से अधिक वृद्धजन हैं, और अपेक्षाकृत वृद्ध आबादी वाले राज्य जहां 5 मिलियन से कम वृद्धजन हैं, इनके बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2 अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। ये निर्धारण उनकी भौगोलिकता और वृद्धजन आबादी के हिस्से के आधार पर किया गया है। इस सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ अखिल भारतीय स्तर पर उच्चतम राष्ट्रीय औसत प्रदर्शित करता है। इसके उपरांत समाज कल्याण, वित्तीय कल्याण और अंत में आय सुरक्षा को प्रमुखता दी गई है। राजस्थान वृद्ध और हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत वृद्ध आबादी वाले राज्यों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रांत हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर परामर्श प्रदान करने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। अगली खबर पेपर 2 के संसद और राज्य विधायिका से संबंधित है। लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इसी के साथ मॉनसून सत्र समाप्त हुआ। ये मॉनसून सत्र पिछले 2 दशकों में लोकसभा के लिए तीसरा सबसे कम उत्पादक सत्र और राज्यसभा के लिए 8वां सबसे कम उत्पादक सत्र था। इस दौरान लोकसभा 21% क्षमता के साथ और राज्यसभा 28% उत्पादकता के साथ चली। संसदीय व्यवधान में कई कारण थे, जैसे विवादित और लोक महत्व के मामलों पर चर्चा, उदाहरण के लिए पेगासस, गैर सूचीबद्ध चर्चा के लिए समर्पित समय का अभाव और अनुशासनात्मक शक्तियों का कम उपयोग। सत्र के दौरान व्यवधान समाप्त करने के लिए कई सुझाव भी दिए गए, जैसे विपक्ष के लिए गारंटीकृत समय का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश संसद विपक्ष के लिए वर्ष में 20 दिन आवंटित करती है। इन विशिष्ट दिनों का एजेंडा विपक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यसभा की बैठकों के लिए 100 दिनों और लोकसभा की बैठकों के लिए 120 दिनों की न्यूनतम अवधि निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए संविधान के कार्यचालन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसाएं लागू की जानी चाहिए। संसदीय कार्यक्रम सरकार द्वारा तय किया जाता है। सरकार असहज मुद्दों का सामना करने पर किसी एक सत्र को स्थगित या उसकी अवधि को कम कर सकती है। इसमें सुधार के लिए सीमित लोचशीलता के लिए प्रत्येक वर्ष के आरंभ में बैठकों के कैलेंडर की घोषणा की जानी चाहिए। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का मतलब है अनियत समय के लिए संसद की बैठक को समाप्त करना। इसका मतलब है कि जब सदन को उसकी आगामी बैठक की तिथि का उल्लेख किए बिना स्थगित कर दिया जाता है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। अगली खबर पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। इसरो के जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 का प्रक्षेपण विफल हो गया है। इस प्रक्षेपण के माध्यम से भू प्रेक्षण उपग्रह EOS-03 को एक भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित किया जाना था। इसे अंततः GSLV F-10 रॉकेट के माध्यम से भूस्थितिक कक्षा यानी जियो तक प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित था। ये मिशन इस कारण विफल हो गया क्योंकि क्रायोजेनिक उच्च चरण यानी GSLV के तृतीय चरण में तकनीकी विसंगति हो गई, जिसकी वजह से इग्निशन नहीं हो सका था। क्रायोजेनिक चरण अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों का अंतिम चरण होता है। ये तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट्स के रूप में उपयोग करता है। आइए अब बात करते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचन यान यानी GSLV के बारे में। GSLV एक 3 चरणों वाला एक्सपेंडेबल अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। इसे GTO में उपग्रहों और अन्य स्पेस ऑब्जेक्ट्स का प्रमोचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे इसरो द्वारा डिजाइन, विकसित और संचालित किया जाता है। आइए अब जानते हैं GTO और GEO के बारे में। GEO में उपग्रह पृथ्वी की समान गति से संचरण करके पृथ्वी के घूर्णन का अनुसरण करते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। अंतरण कक्षाएं विशेष प्रकार की कक्षाएं होती हैं। इनका उपयोग एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए किया जाता है। इनबिल्ट मोटर से अपेक्षाकृत कम ऊर्जा का उपयोग करके उपग्रह या अंतरिक्ष यान एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है। इससे उपग्रह वास्तव में प्रक्षेपण यान की आवश्यकता के बिना जियो जैसी उच्च तुंगता वाली कक्षा तक प्रमोचित होने में सक्षम हो जाता है, जिसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है।
आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। वाटर प्लस सिटी, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। एक शहर को वाटर प्लस शहर तब घोषित किया जाता है जब उस शहर के घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि द्वारा निष्कासित संपूर्ण अपशिष्ट जल को पर्यावरण में निस्तारित करने से पहले एक संतोषजनक स्तर तक उपचारित किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में देश के शहरों और कस्बों में सफाई, स्वास्थ्य कारिता और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया फेमबोसा, हाल ही में फेमबोसा 2021 की 11वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। फेमबोसा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से एक थिम्पू संकल्प को अपनाया गया। इस संकल्प के तहत मौजूदा महामारी की स्थिति के दौरान अध्यक्ष के कार्यकाल को 2 वर्ष तक विस्तारित किया गया है। फेमबोसा की स्थापना वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के तीसरे सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य सार्क के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और ईएमबीज की क्षमताओं में वृद्धि करना है। हांगकांग में चीन के प्रतिबंध विरोधी कानून का अधिनियमन। ये विदेशी प्रतिबंधों से निपटने के लिए मुख्य भूमि चीन का एक कानून है। इसे हांगकांग के लघु संविधान में शामिल करके इस चीन शासित शहर में लागू किया जा सकता है। इसके प्रावधानों में चीनी व्यवसायों या अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिबंधों का निर्धारण या उनका अनुपालन करने वालों को वीजा देने से मना करना, निर्वासन या उनकी संपत्ति को जब्त करना शामिल है। चीन के अनुसार प्रतिबंध विरोधी कानून का उद्देश्य देश की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करना है। हालांकि ये कानून वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में हांगकांग की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकता है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय युवा प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। ये विभिन्न प्रक्षेत्रों के आधार पर 181 देशों में युवा विकास के लिए रैंकिंग प्रदान करता है। इस इंडेक्स के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार सिंगापुर प्रथम बार शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद स्लोवेनिया दूसरे स्थान पर रहा। भारत इस सूचकांक में 122वें स्थान पर है। अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया और बुर्किना फासो शीर्ष 5 सुधारकर्ता देश हैं। इन्होंने अपने अंकों में औसतन 15.74% की वृद्धि दर्ज की है। केरल ने सुरक्षित पर्यटन के लिए बायो बबल मॉडल प्रस्तुत किया। बायो बबल आमतौर पर स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होते हैं। यहाँ पर्यटकों के संपर्क में आने की संभावना वाले लोगों का भी टीकाकरण किया जाता है। ये कोविड-19 से बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं पर्यटकों को राज्य में प्रवेश की अनुमति है जिन्होंने कोविड वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक ले ली है या 72 घंटे पहले एक नेगेटिव RT-PCR परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन औरंगाबाद, महाराष्ट्र के साथ साझेदारी में वृक्ष बंधन परियोजना आरंभ की है। इसमें 1100 जनजातीय महिलाएं रक्षाबंधन के लिए स्वदेशी वृक्षों के बीजों से राखी बना रही हैं। ये वनावरण में वृद्धि करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक विशिष्ट योगदान है। औरंगाबाद का नाम मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। यहाँ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अजंता और अलोरा की गुफाएं इसके बाह्य क्षेत्र में स्थित है। बीबी का मकबरा ताजमहल जैसा ही दिखाई देता है। ये औरंगाबाद का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा भारत का एक ऐसा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जो सैटेलाइट फोन से सुसज्जित है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। साथ ही ये एक लुप्तप्राय प्रजाति यानी विशाल भारतीय एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा को वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दारफुर क्षेत्र। सूडान लंबे समय से निरंकुश शासक ओमर अल बशीर के साथ साथ दारफुर संघर्ष में वांछित अन्य अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपेगा। दारफुर क्षेत्र सूडान के पश्चिमी भाग में लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्यों की सीमा के निकट स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। खुदीराम बोस। बिहार के मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार में निर्भय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। श्री अरबिंदो और भगिनी निवेदिता द्वारा दिए गए सार्वजनिक व्याख्यानों की एक श्रृंखला से प्रेरित होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए। बोस अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। ये समिति 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों
गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली संस्था थी। वर्ष 1908 में उन्होंने एक अन्य क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। इसकी वजह से अंततः उन्हें 18 वर्ष की कम उम्र में मृत्युदंड दे दिया गया था। डॉक्टर बालाजी तांबे ये आयुर्वेद के एक चिकित्सक और योग के समर्थक थे। हाल ही में पुणे में उनका निधन हो गया। वे लोनावला के निकट एक समग्र चिकित्सा केंद्र आत्म संतुलन गांव के संस्थापक थे। उन्होंने हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप और अन्य दीर्घकालिक रोगों के उपचार के लिए संपूर्ण विश्व में ख्याति अर्जित की थी। उन्हें अपने कार्यों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार के अंतर्गत फार्माकोपिया समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।